मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है बहुलीकरण। एल्कीनों में बहुलीकरण की अभिक्रियाएं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो अणु है उसके एन मॉलिक्यूल, एन अणु परस्पर बहुलीकरण की अभिक्रिया करते हैं। पहले एकलक द्विलक में चेंज होता है, डाइमर में चेंज होता है, डाइमर या द्विलक त्रिलक में चेंज होता है, और फिर फर्दर इसके साथ मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं और एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। एल्कीन ये रिएक्शंस बहुतायत में दिखाता है और कैटेगोरिकली अभिक्रियाएं होती हैं। ये अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक की न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में या शार्क की प्रेजेंस में अभिक्रियाएं होती हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा अभिक्रिया होती हैं। अब इनका क्या पाथ है और क्या अभिक्रियाएं हो रही हैं, उसका डिस्कशन अपन इस आज के ई लेक्चर में, ई वीडियो में करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। चैनल में जाके वो प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोल लें। उस क्लास की, उस पेपर के जितने भी वीडियो बने हैं मेरे द्वारा, वो उसमें अपलोडेड है। आप पुराने वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। अब आज का जो डिस्कशन है वो अपन शुरू करते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एल्कीनों की बहुलीकरण की अभिक्रिया है। सबसे पहली चीज तो यह है कि बहुलीकरण की अभिक्रिया होती क्या है। तो बहुलीकरण की अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक एल्कीन के मॉलिक्यूल परस्पर अभिक्रिया करें और जुड़ जाएं, किसी तरीके का कोई छोटे अणु का नुकसान ना हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं बहुलक की अभिक्रियाएं। एन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एन अणु भार वाला बहुलक बनेगा। अभिक्रिया संपन्न कैसे होगी? तो अभिक्रिया दो विधियों के द्वारा संपन्न होती है। एक कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया विधि के द्वारा, दूसरी कहलाती है मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा। इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया विधि के द्वारा जो होती है वो अम्ल उत्प्रेरित होती है। उसमें जो कैटलिस्ट है वो एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। इसी प्रकार बेस की प्रेजेंस में, क्षार की उपस्थिति में भी अभिक्रिया होगी, वो भी अपन उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया में डाला जाता है तो एन मॉलिक्यूल एल्कीन के, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है 2 मिथाइल प्रोपीन का, तो 2 मिथाइल प्रोपीन के एन अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे। पहले एक से दो अणु जुड़ेंगे या दो अणु परस्पर जुड़ करके द्विलक बनाएंगे, फिर तीसरा अणु उसके साथ में जुड़ जाएगा, त्रिलक बन जाएगा, और ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। अभिक्रिया चूंकि इलेक्ट्रोफाइल के माध्यम से होती है, इसलिए अपन कहते हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया विधि के द्वारा पूर्ण हो रही है। और यदि अभिक्रिया में मुक्त मूलक बनता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो अपन कहेंगे मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा हो रही है। अब ये जो एग्जाम्पल बना है 2 मेथाइल प्रोपीन वाला, इसकी अपन क्रियाविधि देखते हैं। ये R CH डबल बॉन्ड CH2 कोई भी यौगिक है, ये यौगिक रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से। RCH डबल बॉन्ड CH2, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की। ये हाइड्रोजन कहां से आया? कंसंट्रेटेड जो H2SO4 अपन ने डाला है उससे अपने को HIN मिला है। ये HIN रिएक्शन करेगा और एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन बनाएगा।
कार्बोकैटायन कौन सा होगा कि मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर धनावेश हो। वो कैसे आएगा कि ये जो आवेश है, ये आवेश तो चला जाएगा इस कार्बन परमाणु के पास, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये सिंगल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन यहां जुड़ गया CH3, और H पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आ गया। अब ये कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल ये रिएक्शन करेगा दूसरे अणु के साथ। तो ये कार्बोकैटायन जो अपना ऊपर बना है, ये वाला, ये रिएक्शन करेगा इस यौगिक के साथ। कैसे रिएक्शन होगी इस एल्कीन के साथ? सिमिलर रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन का चार्ज इस कार्बन के पास गया था, वैसे अब कार्बोनियम आयन से इसके पास चार्ज जाएगा, और ये कार्बन ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो RCH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 ये तो एल्कीन का है, और RCH CH3 ये इसके साथ जुड़ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, कार्बोकैटायन बना है, ये रिएक्शन करेगा तीसरे मॉलिक्यूल के साथ। सेम रिएक्शन होगी, ये जो धन आवेश है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास, और कार्बन ये वाला जो है ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से CH2 से, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और इस तरह से n मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। जब n मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में एक अणु ऐसा बनेगा जिसमें R, CH, CH और H ये कैटायन कार्बोकैटायन बना है। ये कार्बोकैटायन हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में, और जो धन आवेश है ये चला जाएगा हाइड्रोजन के पास में। तो क्या बन गया? -H। तो प्रोटॉन ने अभिक्रिया शुरू की थी, और प्रोटॉन ने जो प्रोटॉन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से आया था वो उसके पास वापस चला गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया। ये अपने पास जो यौगिक बना, ये यौगिक कहलाता है बहुलक, पॉलीमर, पॉली एटम, N दो या दो से अधिक एटम जुड़े हुए हैं। तो इस पॉलीमर की जो अभिक्रिया पूर्ण हुई वो इलेक्ट्रोफाइल के माध्यम से पूर्ण हुई। H2SO4 ने प्रोटॉन दिया, H2SO4 के पास प्रोटॉन वापस चला गया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, वो अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसलिए अपन इसे कहते हैं कि अम्ल उत्प्रेरक कैटलिस्ट रिएक्शन, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का होना। अब अपन सेकंड मेथड देखें, मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा। मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा कैसे होगा कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। पर ऑक्साइड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से आया हुआ है, सहसंयोजक बंध बनाए। H न्यू जो सनलाइट है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई। ये जो सहसंयोजक बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये टूटेगा। इस तरीके से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास जाए, तो अपने पास दो परऑक्साइड के अणु प्राप्त हुए। अब ये परऑक्साइड रिएक्शन करेगा प्रोपीन से, ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो बंध बनाएगा इस कार्बन से, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट चला जाएगा इसके पास। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा। तो अपने को एक नया मुक्त मूलक बन गया CH3CH, जिसपे एक एकल इलेक्ट्रॉन है CH2OR। ये हुआ श्रृंखला आरंभिक पथ, इसमें श्रृंखला आरंभ हो गई। अब एक मुक्त मूलक बन गया, अभिक्रिया शुरू हो गई। ये मुक्त मूलक रिएक्शन करेगा
अभिक्रिया में दूसरे अणु के साथ। जब दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH CH CH3 CH2 OR। ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक कि उसमें मॉलिक्यूल है, और ये n मॉलिक्यूल आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते चले जाएंगे। n मॉलिक्यूल श्रृंखला में जुड़ने से ये चेन बन गई। इस चेन में एक सिरे वाला जो कार्बन परमाणु है, CH वाला जो है, CH3 जिसके साथ जुड़ा है, वो कार्बोनियम आयन की फॉर्म में है। ये कार्बोकैटायन ही बना है। कार्बोकैटायन जैसे बना था वैसे ये मुक्त मूलक बना है। मुक्त मूलक का अभिक्रिया विधि हो रही है। अब क्या होगा? मिश्रण में, क्रियाकारी मिश्रण में परऑक्साइड OR पहले से प्रेजेंट है। वो OR इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस मुक्त मूलक को क्रियाकारक में परिवर्तित कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही में अपन ने देखा, हाइड्रोजन का त्याग हो गया, हाइड्रोजन प्लस आवेश लेके अलग हो गया, या हाइड्रोजन ने प्लस आवेश लिया और अलग हो गया, बॉन्ड तोड़ दिया और डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहां डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा, थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि ये जो परऑक्साइड बना है, इसमें श्रृंखला संवर्धन पद में पॉलीमराइजेशन के बाद में वो रिएक्शन करता है परऑक्साइड के मुक्त मूलक के साथ और टर्मिनल कर देता है एक यौगिक को। ये आपका बहुलक यौगिक प्राप्त होता है। ये क्रियाविधि है मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि। अब अपन देखें कि ये जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है वो क्षार की उपस्थिति में कैसे होती है। ये मॉलिक्यूल आया, इस मॉलिक्यूल ने इसके साथ रिएक्शन की और ये n मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। अब अपन बात करें क्षार उत्प्रेरक की है, बहुलीकरण की अभिक्रिया है। तो क्षार की उपस्थिति में ये वाइनिल साइनाइड है, CH2 उसमें एक हाइड्रोजन CN समूह से प्रतिस्थापित हो गया, CH2 CH CN। ये इसके n मॉलिक्यूल, ये जो है इस यौगिक के n मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज करते हैं इस NaNH2 की उपस्थिति में। यौगिक क्या बनेगा? n मॉलिक्यूल जुड़ गए और n लगा दो, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये एक आपका यौगिक बनता है जिसका वस्त्र उद्योग वगैरह में काम में लिया जाता है। ये रिएक्शन जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया, ये आपसे अक्सर पूछी जाती है। जिगलर-नाटा उत्प्रेरक क्या है? C2H5 होल थ्राइस Al और TiCl3 को यदि मिला दिया जाए तो ये जिगलर-नाटा उत्प्रेरक है। ये जिगलर-नाटा उत्प्रेरक ये वाला है, C2H5 होल थ्राइस Al और उसके साथ में अपन ने मिला दिया TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड। तो ये इस प्रोपीन के n मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज कर देता है, बहुलीकृत कर देता है, और प्रोपीन से बना है तो अपन क्या कह देते हैं? पॉलीप्रोपीन। ये डबल बॉन्ड टूटता है, CH2 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, ये CH दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो ये आपकी बहुलीकरण की अभिक्रिया है। आपसे कई बार पूछा जाता है, यदि एल्कीन में बहुलीकरण की अभिक्रिया पूछी जाए तो आपको चारों देनी है। यदि आपसे पूछा जाता है मुक्त मूलक अभिक्रिया विधि के द्वारा समझाओ तो 2 नंबर वाली बता दो आप। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया विधि के द्वारा बताओ तो सबसे पहले जो अपन ने डिस्कस की थी वो बता दो। और यदि आपसे सिंपल पूछी जाती है एल्कीन में बहुलीकरण की अभिक्रियाओं को समझाओ तो चारों देनी है। कई बार आपसे जिगलर-नाटा उत्प्रेरक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में
एल्कीन की अभिक्रिया समझाओ, ये भी पूछ लेते हैं। वो यही रिएक्शन है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में एन मॉलिक्यूल प्रोपीन के जो है वो बहुलीकरण करते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और पॉलीप्रोपीन कंपाउंड बनाते हैं। इसके साथ ये आपका छोटा सा टॉपिक था कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।